हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 1848 की क्रांति के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार इसको पूछा गया है, तो इसकी तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसका आंसर आप तभी लिख पाइएगा जब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आप अच्छे से उसे सुनिएगा। जब तक मैं आज जो पढ़ाऊंगा जब तक आप इसे सुनेंगे नहीं, तब तक आप 1848 क्रांति अच्छे से एक्सप्लेन एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको अच्छे से सुने। उसके बाद आप खुद ही आंसर लिख लीजिएगा। आपको कहानी में ऐसे समझाऊंगा, आपको आंसर लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप कहानी समझिए। कहानी समझने से पहले, इस 1848 की कहानी को समझने से पहले क्या प्रॉब्लम था, इसे ये कैसे आया, क्या हुआ, इससे पहले आपको इससे पहले वाला क्लास को अटेंड करना होगा, जो 1830 की क्रांति हमने पढ़ाया था। लेकिन अगर आपको ये क्लास अभी तक अटेंड नहीं की है, तो आप जरूर जाके इस क्लास को पहले अटेंड करें, उसके बाद आप इस क्रांति को समझे, तभी आपको समझ में आने वाली है, क्योंकि कहानी वहीं से स्टार्ट हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ कहानी का रिव्यू दे देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि 1830 की जो क्रांति थी, 1830 की जो क्रांति थी वो फ्रांस से क्या हुआ था, शुरू हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? फ्रांस से। ठीक है, चलिए। तो फ्रांस में 1830 की क्रांति ने 1848 की क्रांति को जन्म दे दिया। मेटरनिक ने इस एक बार कहा था, मतलब 1830 की क्रांति के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। अभी 1830 की क्रांति खत्म हुई, तो 1830 की क्रांति ने 1848 की क्रांति को जन्म दे दिया। मतलब 1830 की क्रांति खत्म हो गई, अब 1848 की क्रांति आ गई। और मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप के सर्दी जुकाम हो जाते हैं। मतलब फ्रांस ने कहा था कि अगर मेटरनिक ने कहा था कि अगर फ्रांस में कुछ भी होता है तो यूरोप के अन्य देशों में क्या हो जाता है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसने मुहावरा के तौर पे कहा था कि अगर फ्रांस को क्या होता है, छींकता है, अगर फ्रांस क्या करता है, छींकता है, तो बाकी यूरोप में जितने भी देश आते हैं सभी देश को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये मेटरनिक ने कहा था। और मेटरनिक ने इस युक्ति को 1830 की फ्रांसीसी क्रांति ने में सिद्ध कर दिया था। अब ये 1830 की क्रांति क्या है, आपको पिछला क्लास को अटेंड करना बहुत ही ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पिछले क्लास को जाके अटेंड करें। पिछला क्लास का वीडियो जो है वो लिंक जो होगा, वीडियो का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, अगर वहाँ ना मिले तो वहाँ जाके आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ, अगला क्लास अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप इस क्या कहते हैं चैप्टर का नोट्स चाहते हैं, जो मैं लिखा हूँ ये नोट्स को अगर आप चाहिए तो मैं वीडियो क्लास में बता दूँगा आपको ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आज क्लास को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं सन 1848 की क्रांति के बारे में। ठीक है, देखिए सन 1848 की क्रांति में सबसे पहले हमने क्या क्या पीछे पढ़ा है, थोड़ा सा अगर आपको मैं रिव्यू दूं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो सीधा मैं स्टार्ट करता हूं। लुई फिलिप, स्टार्ट करता हूं कहाँ से, लुई फिलिप से। लुई फिलिप एक नरम किस्म का शासक था, मतलब एक नरम किस्म का बोले तो मतलब शांत मिजाज का शासक था, परंतु बहुत अधिक बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला था। देखिए, लुई फिलिप वो क्या था, बहुत ही नरम किस्म का शासक था, और इसका इच्छा था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं, बहुत बड़ा। किसका इच्छा था? लुई फिलिप का। ये नाम हमेशा याद रखना, नाम से भूलना नहीं है। ठीक है, उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए सुनहरा मौका रखते हुए सन 1848 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको मिस नहीं करना है। इसने कब प्रधानमंत्री किसको बनाया? खुश करने के लिए सन 1848 में गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया, तय किया। किसने किया? लुई फिलिप ने। किसने किया? लुई फिलिप ने 1848 में गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छे से याद रखना है, क्योंकि देखिए ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको मिस नहीं करना। ठीक है, चलिए आगे किया। जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, मतलब कट्टर प्रतिक्रियावादी कहने का मतलब होता है कि ना कोई भी विकास ना करने वाला, अपना मनमानी करने वाला, जो दिल करे वो करने वाला, उसे हम कट्टर प्रतिक्रियावादी कहते हैं। लोगों के बातों को ना सुनने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिक्रियावादी। तो वो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। कौन? गीजो, जिसने लुई फिलिप ने जिसको प्रधानमंत्री बनाया था। वह किसी भी तरह के कानूनी, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के खिलाफ था। वो नहीं चाहता था कि मैं प्रधानमंत्री तो बन गया हूँ, लेकिन वो नहीं चाहता था कि देश के अंदर कोई भी तरह का बदलाव कानूनी तौर पे मैं करूं। उसको ये चीज़ में इंटरेस्ट नहीं थी। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग के साथ रहना पसंद किया। पूंजीपति का मतलब होता है कि शासन तो करे,
लेकिन कोई बदलाव न करे, ऐसे लोगों के साथ रहना लुई फिलिप ने पसंद किया, जिससे शासन के कामों में कोई भी लगाव नहीं था। मतलब लुई फिलिप ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते थे जिसे शासन के कामों में, मतलब राजनीति के कामों में कोई भी इंटरफेयर करने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं करना चाहता था। ऐसे लोगों के साथ लुई फिलिप रहना पसंद किया, जो कि एक बंदा था गीजो, जिसको वो प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, उसके द्वारा किसी भी तरह का ऐसा काम नहीं किया गया था जो एक नेता का काम होता है। मतलब लुई फिलिप ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो एक नेता का काम होता है, और गीजो ने भी। ठीक है, और ना ही उसने पर कहता कि विदेश में नीति में किसी भी तरह के सफलता हासिल हो रही थी, ना उसे कोई विदेश नीति में कोई ऐसा सफलता हासिल हो रहा था कि लोगों को देख करके लगे कि चलो बंदा ठीक है, अब अपने देश में नहीं कर रहा है तो विदेश में तो कम से कम नाम कमा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके शासनकाल में देश में भुखमरी एवं बेरोजगारी आने लगी। लुई फिलिप के शासनकाल में क्या हुआ, देश में भुखमरी आई, बेरोजगारी आने लगी, लोग बेरोजगार होते चले गए, जिसके वजह से गीजो के खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाने लगे। अब प्रधानमंत्री बनाए गीजो को, तो जाहिर सी बात है आलोचना तो गीजो को ही करेगा सब, क्योंकि प्रधानमंत्री को बोलेगा। ठीक है, गद्दी पे बैठा हुआ उससे मतलब नहीं, लेकिन गद्दी पे जो बैठा हुआ बंदा किसको बनाया, प्रधानमंत्री, वो भी तो है ना, प्रधानमंत्री सही होना चाहिए ताकि वो देश की विकास करे, लेकिन वो ऐसा तो चाहता नहीं था। लोगों के साथ ऐसा दुर्भाग्य उपयोग किया, मतलब गलत इस्तेमाल किया, लोगों के साथ गलत व्यवहार किया, जिस कारण से क्या किया, लोगों ने इसको विरोध करना शुरू कर दिया। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में उनके लीडरशिप में एक विशाल भोजन का आयोजन किया। मतलब क्या किया, लोगों ने क्या किया, पेरिस में क्या किया, एक बड़ा सा ना, बहुत बड़ा सा विशाल भोजन का आयोजन किया, मतलब पार्टी रखा है ना, और किसको दावत दे दिया, किसको, गीजो को दावत दे दिया, है ना, और लुई फिलिप को। कहता है जगह जगह पर रुकावट लाई गई। जब वहाँ से लुई फिलिप और गीजो आए तो जगह जगह पे उसे क्या रुकावट लाई गई, जगह जगह उसे दुत्कारा गया, बहुत ही गाली दिया गया, बहुत ही कुछ बोला गया, और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लुई फिलिप को इतना ना बोला गया कि लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने में मजबूर कर दिया। कहता है कि 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी को छोड़ दिया और इंग्लैंड चला गया। चलो भैया, ये तो समझ में आ गया कि लोगों ने उसे इतना ना बोला कि 22 फरवरी को बेचारा दावत का तो खाना तो पचा ही नहीं, लेकिन देश को पचा के छोड़ के चला गया, मतलब देश को वो छोड़ दिया। चलो ठीक है, लुई फिलिप ने गद्दी क्या किया, छोड़ दिया, और इंग्लैंड वो चला गया। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद वह नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष के ऊपर से सभी जवान लड़कों को वोट देने का अधिकार दिया। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये किस देश की बात हो रही है ना, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे कौन सा देश की बात हो रही है। तो आपको जानना है ना कि किस देश की बात हो रही है, तो आपको 1838 की क्रांति को जानना होगा। ठीक है, एक्चुअली ये फ्रांस की बात हो रही है, इसलिए आप पहले 1830 की क्रांति अगर पढ़ेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट यहाँ आपको समझ में, सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो 1830 की क्रांति जरूर देखिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ ना मिले तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब आपको दोनों समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जब क्या किया, लुई फिलिप ने जब छोड़ के इंग्लैंड चला गया, गद्दी छोड़ के इंग्लैंड चला गया, तो उसके बाद नेशनल असेंबली ने, देखिए सभी देश का अपना अपना नेशनल असेंबली होता है, तो उसने गणतंत्र की घोषणा कर दी। लोगों ने क्या किया, गणतंत्र की घोषणा कर दी, और 21 वर्ष के जितने भी ऊपर के लड़के थे सभी को वोट देने का अधिकार दिया और काम के अधिकार की गारंटी ली। गणतंत्रवादियों का नेता, अब काम के अधिकार को गारंटी ली, भैया आपको वोट कीजिए, जो राजा, जो भी शासक बनेगा वो आपको काम देगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो गणतंत्र जब वोट किया गया तो गणतंत्रवादियों का नेता जो बना वो लेमर्टीन, है ना, लेमर्टीन बना, एवं सुधारवादियों का नेता कौन बना, नेता लुई ब्लाउ बना। ये चीज़ आप याद रखिएगा, लुई ब्लाउ और लेमर्टीन, आपको कर देता हूँ। ठीक है, लुई फिलिप के भागने के बाद गणतंत्रवादियों का नेता लेमर्टीन और सुधारवादियों का नेता कौन बना, लुई ब्लाउ बना था। ठीक है, जल्द ही दोनों में मतभेद शुरू हो गया, जल्द ही दोनों में विभिन्नता शुरू हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया। और दोनों में क्या हुआ, विभिन्नता पैदा हुआ, किस में, लेमर्टीन और लुई ब्लाउ में, जिसके बाद वो नेपोलियन क्या हुआ, लुई नेपोलियन ने फ्रांस का सम्राट बन गया। इस क्रांति ने न केवल फ्रांस की पुराने व्यवस्थाओं को अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, स्पेन, पोलैंड, इंग्लैंड आदि भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जान दुख का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा
राष्ट्रीय राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया। जो बोला गया था उस टाइम में कि हाँ जो आपको दिया जाएगा, लोगों को जो जब गणतंत्र बन गया तो लोगों को बुलाया, सरकार बताया गया कि आप लोगों को ये सुविधा मिलेगी, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए सभी लोगों ने आवाज़ उठाया। संविधान संबंधित लोकतंत्र की सिद्धांत पर आधारित था। जो संविधान जो लिखा हुआ था, जो संविधान में जो अधिकार लिखा हुआ था, लोगों ने उस अधिकार की आलोचना करना शुरू कर दी। आलोचना नहीं, मतलब क्या किया, उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया कि जो अधिकार संविधान हमें दे रहा है वो हमें अधिकार दें, उसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये था, इतना सा था 1848 की क्रांति के बारे में। अब हम आते हैं 1848 की क्रांति के परिणाम और महत्व क्या थे, इसके बारे में समझते। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आपको समझ तभी आएगा जब आप पिछले क्लास को अटेंड किए होंगे तब। अगर पिछले क्लास को अच्छे से अटेंड किए हैं तो इंशाल्लाह ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए, अब यहाँ कहते हैं महत्व क्या है और परिणाम क्या हुआ। कि देखिए, सबसे पहले लिखा है कि फ्रांस तथा यूरोप के इतिहास में 1848 क्रांति का अत्यधिक महत्व है। मतलब फ्रांस तथा यूरोप में, फ्रांस एक देश है, यूरोप क्या महाद्वीप है, तो यूरोप के इतिहास में 1848 क्रांति का अत्यधिक महत्व है। कहता है कि इसने जनता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। मतलब 1848 की जो क्रांति हुई थी तो इसमें लोगों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन को लाने का प्रयास किया। पहला क्या था, महत्व हुआ, है ना, परिणाम था। और 1848 की क्रांति में सामाजिक एवं आर्थिक समानता पर विशेष जोर दिया गया तथा मजदूरों को, कारीगरों को एक ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने का प्रयास किया गया, है ना। तो ये परिणाम था और महत्व था, है ना, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। 1848 क्रांति हुआ तो लोगों को बेरोजगारी जो थे, भुखमरी जो थे वो ख़त्म होने लगी। दूसरा पॉइंट है कि क्रांति के दौरान यूरोप में राजनीतिक विचारों में परिवर्तन की एक लहर पैदा हो गई। कहता है कि उदार एवं राष्ट्रीय विचारों के विकास के साथ अब गुप्त कहता है कि समितियों का स्थान संगठित आंदोलन में ने लिया, है ना, आंदोलनों ने ले लिया। आगे देखिए, ये चीज़ आप आराम से पढ़िएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं लिखा हूँ इसको, आप नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको आपको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान बात है, ये कोई इंपॉर्टेंट है नहीं एक्चुअली। परिणाम अगर आपको लिखिएगा तो आप इतना लिख लीजिएगा। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो आप ncrtconcept.com पर जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जाइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे हैं यहाँ पे 1848 क्रांति के असफल के कारण क्या थे, मतलब असफलता के कारण क्या थे 1848 क्रांति के, ये भी आपको थोड़ा सा स्टडी करना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो मैं इसको पढ़ के आपको समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है, 1848 की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति ने संपूर्ण यूरोप की हिला डाला। मतलब जब फ्रांस में क्रांति हुआ 1848 की तो पूरे यूरोप को हिला डाला, है ना। यूरोप के लगभग सभी देश इससे प्रभावित हुए, मतलब जितने भी देश थे यूरोप में, सभी देश इससे का इंस्पायर हो गए। कहता है कि विशेष अधिकारों जो खास अधिकार था और शासन के जबरदस्ती चोट पहुंची, फिर भी क्रांति का अंत में उद्देश्यों में सफल नहीं हो सकी। लगभग सभी देशों में इन्हें अंत में असफलता का मुंह देखना पड़ा। इस असफलता के निम्न कारण थे। जो 1848 की क्रांति का असफल हुआ था उसका कारण निम्न था। पहला, क्रांतिकारियों के विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्य थे। मतलब जितने भी क्षेत्र में रहने वाले लोग थे सभी का उद्देश्य क्या था, अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोग का अलग अलग उद्देश्य था, सभी का अलग अलग एक लक्ष्य था। क्रांतिकारी नेताओं के एकता का अभाव था। मतलब जब क्रांति हो रहा है देश के अंदर तो जाहिर सी बात है सभी लोगों को क्या होना चाहिए, इकट्ठा होकर, एकजुट होकर के, एक साथ होकर के उसे क्रांति लड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। हंगरी में उदारवादी और राष्ट्रवादियों एक दूसरे के साथ लड़ने लगते थे। मेजनी इटली में गणतंत्र चाहता था और लोगों की विभिन्नता का कारण क्रांति पूरी तरह सफल नहीं हो सके। और मेजनी क्या था, इटली का एकीकरण चाह रहा था, लेकिन लोगों की विभिन्नता, मतलब लोगों को अलग रहने के कारण इसका एकीकरण वो इटली में नहीं एकीकरण कर पाया वो। ठीक है, आगे कहता है क्रांतिकारियों ने राष्ट्रवाद के सिद्धांत को अवश्य स्वीकार किया, परंतु प्रत्येक देश में उनका ये नारा सफल नहीं हो पाया। सभी लोगों ने तो ये स्वीकार किया सिद्धांत को, चलो ठीक है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया, आवश्यक स्वीकार किया, लेकिन सभी देश में ये नारा नहीं चल पाया। एक ये दुर्भाग्यपूर्वक। आगे अपना पढ़ लीजिएगा, बहुत काफ़ी ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। अब आता है मेरा यूरोप में 1848 की क्रांति की गूंज। मतलब जब यूरोप में 1848 की क्रांति हुई थी तो क्या हुआ था, क्या हुआ था, ये सब चीज़ ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, हमने लिखा है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रहा। मतलब जो 1848 क्रांति हुआ था वो केवल फ्रांस में नहीं हुआ था,
हुआ तो फ्रांस में, लेकिन इसका जो प्रभाव था, इस क्रांति का प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा, पूरे यूरोप पर इसका प्रभाव पड़ गया, है ना। 1848 में यूरोप में कुल मिलाकर 70 क्रांतियाँ हुई। मतलब यूरोप में कुल मिलाकर 1848 में मतलब टोटल, मतलब 1848 में टोटल क्रांति कितने, 17 है ना, 17 क्रांति हुई। फ्रांस के बाद वियना, हंगरी, बोहेमिया, इटली, जर्मनी, प्रशा, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड आदि में क्रांति हुई। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति की तुलना में 1848 की क्रांति का प्रभाव अधिक व्यापक है और प्रभावशाली रहा, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहा, बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस रहा। क्रांति बहुत तगड़ा हुआ था फ्रांस में 1848 में, है ना। विशेष रूप में से मध्य यूरोप का इतना अधिक प्रभावित हुआ कि वियना कांग्रेस ने जो प्रतिक्रियावादी राजनीतिक ढांचा खड़ा किया था, उसकी नींव मतलब पूरा साम्राज्य हिल उठी थी। ऐसा 1848 की क्रांति का गूंज उठा, है ना। जब फ्रांस में ऐसा क्रांति हुआ था तो सारे कट्टर प्रतिक्रियावादी को हिला डाला था 1848 की क्रांति। तो ये 1848 की क्रांति था। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इटली का एकीकरण, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया। हम पहले बता, अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पहले 30 की क्रांति देखें, उसके बाद आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपको ये नोट्स को पढ़ना है तो नोट्स को पढ़ के आप अच्छे से भी समझ सकते हैं। जितना टाइम हमें मिलता है उतना टाइम में आपको बहुत अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर कुछ समझ में आया तो थैंक्स कर दें, कमेंट में थैंक यू लिख दें। अदरवाइज अगर आपके कोई ऐसे दोस्त है तो उसको भी शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि अगला वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।